प्रीवियस ईयर एग्जाम जीके सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो गौर से अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मिक अम्ल किस में पाई जाती है? फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है आपकी चींटी में, ठीक। और उसके बाद लैक्टिक अम्ल किस में पाई जाती है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सिट्रिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल किस में पाई जाती है? तो नींबू में पाई जाती है। तो इस अनुसार अब देखो तुम्हारा कौन सा आंसर सही होना चाहिए। पालक में पाई जाती है ऑक्जेलिक अम्ल। लेकिन खुश नहीं होना, सिर्फ पालक में ही नहीं, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाई जाती है। किसमें? टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल भी ही पाई जाती है। तो चींटी के डंक में पाई जाती है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम पिछले वीडियो में आया था। इसका जो आयुपैक नाम है उसका नाम क्या था? एथेनोइक अम्ल। क्या नाम बताए? एथेनोइक अम्ल भी फॉर्मिक अम्ल को ही कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो है वो एथेनोइक अम्ल है। तो चींटी के डंक में एथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाई जाती है, और ऑक्जेलिक अम्ल पाई जाती है आपके पालक में, अन्यथा क्या बोल सकते हैं? टमाटर में। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि डैश एक ऐसा तकनीक है जिसमें आसपास के स्वस्थ कोशिकाओं में कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। आपको पता है कैंसर का मतलब ही होता है कि कोशिकाओं में असीमित वृद्धि। मतलब जहां कोशिका 1 से 2 होना चाहिए उसके बजाय 1 से 10, 10 से 50 होना शुरू हो जाता है, जिससे वो घाव बन जाती है और धीरे धीरे पूरा बॉडी को नष्ट कर देता है। तो कोशिका में जो असीमित वृद्धि होती है तो उसको कम करने के लिए उन कोशिकाओं को मारा जाता है बाहर से, अलग अलग प्रोसेस से। जैसे कीमोथेरेपी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल थेरेपी। ये भी कैंसर के उपचार में सहायक है। मतलब केमिकल द्वारा असीमित बढ़े हुए कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। लेकिन इससे होता क्या है कि पूरा बॉडी ही काला पड़ते जाता है। मतलब पूरे बॉडी के कोशिकाओं के थोड़ा बहुत नुकसान होता है कीमोथेरेपी द्वारा। लेकिन ये बोल रहा है कि आसपास के कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचाना है और कैंसर के कोशिकाओं को मारना है। तो ये कौन सा है तुम्हारा? इसके लिए है रेडिएशन थेरेपी, विकिरण थेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? देखिए आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 36 से 51 संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 36 में बोलता है कि भारत में कुछ नीति निर्देशक तत्व होंगे, और 37 में कहता है कि इसे कैसे कैसे अनुप्रयोग किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 37 बताता है कि नीति निर्देशों के तत्वों का अनुप्रयोग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई। आपको बताए थे पिछले ही क्लास में कि कलारी पट्टू जो है केरल का मार्शल आर्ट है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन आपका, पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। चलिए अब हम लोगों का दूसरा प्रश्न जो है 81 नंबर क्वेश्चन, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हरिसेन जो है गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के क्या थे? कि दरबारी कवि थे। बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश के शासक हैं। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक या हर्यक वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन है कि होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो होजागिरी त्रिपुरा का लोक नृत्य है। आपको एक बात बताएं, अगर कोई नृत्य पूछे और आपको समझ नहीं आए कि कौन सा होगा तो आपको करना क्या है कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं जैसे त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे किसी भी राज्य को आप टिक लगाएंगे ना तो संभावना हो जाती है अधिक सही होने का। ठीक है, क्योंकि उस राज्य में चूंकि क्या है आदिवासी से संबंधित राज्य है तो हजारों टाइप के लोक नृत्य पाए जाते हैं। अब निम्न में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नृत्यक है जिसे 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? देखिए आप लोग पूछते हैं ना कि सर कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए एग्जाम में, तो यही क्वेश्चन है जिसको छोड़ देना है। क्योंकि आप जरा सोचिए कि ये 2022 का क्वेश्चन है
और इसमें 2000 में पूछा जा रहा है कि 2000 में किसको पद्म विभूषण मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एसएससी में 1-2 रहता है जिसको छोड़ देना होता है। तो वैसे इसका आंसर केलुचरण महापात्रा होगा। हाँ, कभी कभी होता क्या है कि जैसे 2000 ईस्वी में इसको पद्म विभूषण मिला, लेकिन 2020 में इसकी मृत्यु हुई है 2022 में, तो जिस वजह से ये चर्चा में आ गया। तो ऐसे में ये बनाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि वो चर्चा में आया भी नहीं लेकिन उससे पूछ लिया गया, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि डैश सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते, मतलब अलग अलग देशों के साथ जो व्यापार होती है उस समझौते को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन 23 देशों के साथ 1948 में स्थापित किया गया। देखिए 1948 में जो स्थापित किया गया था वो किया गया था गेट का स्थापना। किसका? गेट का, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, और इसी को क्या कहते हैं? टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। तो 1948 में 23 देशों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल था, एक एग्रीमेंट शामिल किया गया गेट, और ये क्या करता था कि विभिन्न देशों के साथ होने वाले व्यापारिक समझौते को देखता था। अगला, मार्च 2022 में निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा मोटर पास है? देखिए मोटर योग्य पास, पास का मतलब होता है दर्रा, तो मोटर योग्य पास, इसमें सबसे ऊंचा मोटर योग्य पास जो है खारदुंगला है। कौन है? खारदुंगला, और ये भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य पास है। यह दर्रा लेह को सियाचिन से जोड़ता है। खारदुंगला किसको जोड़ता है? लेह को जोड़ता है। किससे? सियाचिन से। लेह को सियाचिन से जोड़ने वाला दर्रा आपका खारदुंगला है, जो भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य पास है, मतलब मोटर चलाने वाला लायक ट्रक वगैरह गाड़ी वाड़ी। अगला है द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक, इसको लिखा है शशि थरूर। कौन लिखा है? शशि थरूर जी ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक लिखा है। अब देखिए, जैसे एक सूटेबल बॉय, एक सूटेबल गर्ल, द गोल्डन गेट, हम क्या बोल रहे हैं? एक सूटेबल बॉय, असूटेबल गर्ल, ये दोनों पुस्तक लिखा है विक्रम सेठ, इंडियन लेखक है, याद रखिएगा। असूटेबल बॉय बोलिए या असूटेबल गर्ल बोलिए, दो अलग अलग पुस्तक है। इसका लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ठीक है। द वाइट टाइगर, देखिए क्या बोल रहे हैं? द वाइट टाइगर, इसको लिखा है अरविंद अडीग। द वाइट टाइगर को किसने लिखा है? अरविंद अडीग। लिख लीजिए कॉपी में, ये पूछे जाने की संभावना है कि द सूटेबल बॉय, द सूटेबल गर्ल विक्रम सेठ, और द वाइट टाइगर किसने लिखा है? अरविंद अडीग ने लिखा है। अब इसमें से इसका द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो शशि थरूर जी ने लिखा है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्न में से किस राजनीतिक दल में भारत में पंजाबी सूबा का आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए भारत में पंजाबी सूबा मतलब पंजाबी क्षेत्र का जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो है अकाली दल। पंजाब का अकाली दल ने पंजाबी क्षेत्र से, पंजाबी प्रांत से आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला है अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। ये एक व्यक्ति का नाम दे दिया, कोई XYZ है। ठीक है, भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है और निर्वाचन क्षेत्र की अधिकतम सीमाओं जहां से वह चुनाव लड़ सकता है, मतलब एक आदमी एक साथ कितने क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, तो उसी तरह बोल रहा है कि वो कितने जगह से अधिकतम चुनाव लड़ सकता है, तो अधिकतम 2 ही जगह से चुनाव लड़ सकता है, 3 जगह से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, एक साथ 2 जगह से वो चुनाव लड़ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? क्या बोल रहे हैं? लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, तो डंकन पास। क्या होगा? डंकन पास जो है लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा पश्चिम बंगाल के खाड़ी में एक क्या है? जल संधि है, जो क्या करती है? लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही को छांटना है। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला पंजाब का नवाब बना। बिल्कुल सही है। देखिए 1756 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई तो उसका दामाद सिराजुद्दौला जो है क्या बना? बंगाल का नवाब बना। देखिए अली वर्दी खान जो है ना, इसकी अंग्रेजों की तुलना किया था मधुमक्खी के छत्ते से।
कहा कि अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है, अगर उसे नहीं छेड़ोगे तो वो मीठा शहद देगी, लेकिन अगर छेड़ोगे तो काट खाएगी। ये कथन किसका है? अलीवर्दी खां का। तो अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है। और 1757 में उसी बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव से सिराजुद्दौला की लड़ाई हो जाती है, जिसे पलासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की ओर से लड़ता है और उसकी विजय होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे कि दोनों का दोनों कथन सही है। अगला, महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो महावीर जयंती अप्रैल माह में मनाई जाती है। किस में मनाई जाती है? अप्रैल माह में मनाई जाती है। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2011 के जनगणना सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनघनत्व बिहार का, क्या बोल रहे हैं? बिहार का। उसके बाद सबसे अच्छा लिंग अनुपात केरल का, कौन सा? केरल का लिंग अनुपात सबसे अच्छा है। सबसे खराब लिंग अनुपात हरियाणा का, क्या होगा? सबसे खराब लिंग अनुपात हरियाणा का, ठीक। साक्षरता दर सबसे अधिक केरल, सबसे कम साक्षरता दर बिहार। एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ? यूपी। लेकिन जनघनत्व सबसे अधिक कहाँ? बिहार का। और जनघनत्व सबसे अधिक कहाँ है? बिहार का। लिंग अनुपात सबसे कहाँ अच्छा? कहाँ? केरल का। सबसे खराब कहाँ? हरियाणा का। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गई 2011 की जनगणना का कुछ फैक्ट बताया आपको। अगला पेज जो है हम लोगों का 93 नंबर क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया इसमें। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप लोगों को पता होगा कि रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका मानी जाती है सल्तनत काल की, और पहली मुस्लिम महिला शासिका भी रजिया सुल्तान को मानी जाती है। और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे। इल्तुतमिश क्या थे? गुलाम वंश के शासक थे। और गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? आपके रजिया सुल्तान थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान सकते हैं कि सल्तनत काल के संस्थापक है या गुलाम वंश के संस्थापक हैं। अकबर आपको पता ही है, मुगल वंश के बहुत अच्छे शासक हुए, और बाबर मुगल वंश के संस्थापक हैं। अब नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व निम्न में से कौन लक्कर वाला सूत्र का प्रयोग कर से बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित किया जाता था? तो योजना आयोग। कौन थे? योजना आयोग, जो लक्कर वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी आंकता था, लेकिन नीति आयोग आने के बाद वो बदल गई। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि संविधान संशोधन विधेयक 2022 अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोकसभा में किसने ये शामिल किया था? तो अर्जुन मुंडा ने। अगला है बैटरी एसिड का क्या नाम है? देखिए, बैटरी एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या है इसका रासायनिक सूत्र? H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, और इसी को बैटरी में डाला जाता है, इसीलिए इसको बैटरी एसिड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि अली अकबर खान किस से संबंधित है? तो अली अकबर खां आपका सरोद से संबंधित है। किससे? सरोद से संबंधित है अली अकबर खां। भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका दौरे के दौरान क्रिकेट टेस्ट मैच में मैन ऑफ द सीरीज जो जीता? तो ऋषभ पंत। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो आपको पता होना चाहिए कि केसरिया स्तूप भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। और केसरिया स्तूप जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। कौन से राज्य में है? बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। और केसरिया स्तूप विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतिम क्वेश्चन आज का। जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। चलिए, हम लोग चलते हैं अब लोग कल का रिवीजन के लिए।
चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कल का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए देवदार। चापचार कूट महोत्सव कहाँ का है? तो मिजोरम का महोत्सव है चापचार कूट महोत्सव। मानव के आहार नाल में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है। निहंग सिख योद्धा की पारंपरिक लड़ाई गतका, गतका जिसका संबंध कहाँ का है? पंजाब से संबंधित है। अब है युद्ध के में कौन सा सही है? तो 1764 बक्सर का युद्ध, 1757 पलासी का युद्ध, दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पांडुलिपि लिखी जाती है सामान्यतः तारपत्रों पर लिखी जाती है। उसके बाद है फोर्ब्स द्वारा रियल टाइम अरबपतियों की सूची में किसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना गया है? तो एलन मस्क को 2022 में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना गया है। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का 83 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। वर्षा को मापने वाला उपकरण रेन गेज के नाम से जाना जाता है। गुरु विपिन सिंह किस क्या है नृत्य शैली से संबंधित? गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो नींद की बीमारी के लिए प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 87 नंबर प्रश्न। कोई बल्लेबाज विकेट रक्षा के लिए अगर गेंद को 2 बार हिट करता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? आउट घोषित कर दिया जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है तो बांसुरी बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। खजुराहो का मंदिर किस नगर शैली से? नागर शैली से संबंधित है। उसके बाद रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कहाँ का नियम है? तो दिल्ली का नियम है। अगला क्वेश्चन टोटल रिकॉल अनबिलीवली लाइव स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अर्नोल्ड जास्नेजर के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। उसके बाद भारत 2011 के जनगणना के अनुसार प्रत्येक किलोमीटर में 100 से भी कम व्यक्ति सिक्किम में पाई जाती है, जनघनत्व बहुत कम। उसके बाद भारत के संविधान में कहा गया कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के लिए लड़ सकता है जब तक कि उसकी आयु क्या हो जाती है? 35 वर्ष पूरा नहीं हो जाती है तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 94 नंबर। हम लोग 94 नंबर प्रश्न है कि वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, f, गोलीय दूरी के लिए दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह गोवा जो है प्रमुख लौह अयस्क का निर्यातक बंदरगाह भारत में है। सबसे शक्तिशाली चोर राजराज प्रथम कब बैठा? 1985 में गद्दी में बैठता है। भगत सिंह बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में कब बम फेंका है? तो उस समय 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट डैश पर आधारित है? तो गरीबी पर आधारित तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट है। केंद्रीय बजट 2022-23 में 14 क्षेत्रों के उत्पादन के लिए देखिए क्या गया 60 लाख प्रोत्साहन यानी रोजगार उत्पन्न करने की बात कही गई है। भवि किस राज्य का नृत्य शैली है? तो गुजरात की नृत्य शैली है। तो यह आज के लिए यही तक। चलिए लाइक और शेयर करते चलिए।